बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर जॉब्स फॉर कंप्यूटर साइंसेज सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, एज पर प्रॉमिस जो है वो लेक्चर नंबर 1 में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये जो आउटलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आउटलाइन जो है ये मैंने गैट सब्जेक्ट से ली है। गैट सब्जेक्ट से भी, और अगर हम इसको कंपेयर कर लेंगे और अगर इसके अलावा भी आप समझते हैं कि कोई टॉपिक रह गया ऐसा, तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जो मेरा ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद तो मैं करूँगा और कोशिश भी करूँगा, मेरे पास जो सोर्स है जहाँ से मैं इसको पढ़ाता हूँ या जहाँ से मैंने देखा है ये, वहाँ पे ऑलमोस्ट ये कोई चीज़ ऐसी है जो रहने नहीं देकर वो इसमें मौजूद है। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें आने चाहिए, बाकी तो सिंटैक्स है। और सिंटैक्स ना इतने दिनों में आप तैयार कर सकते हैं, ना आपको, अगर आपने इससे पहले इसको नहीं लिखा तो फिर आप उसको रेडी नहीं कर सकते। इसमें देखें जी, सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम होती क्या है, डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है, क्लासेस क्या हैं, फिर हम देखेंगे उसकी एग्जाम कितनी है, उसका सिंटैक्स क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड एनकैप्सुलेशन क्या है, कंस्ट्रक्टर उसकी एग्जाम और इसी तरह डिस्ट्रक्टर उसकी एग्जाम, ऑपरेटर एंड फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, वर्चुअल फंक्शंस कब यूज़ किए जाते हैं, डिराइव्ड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना, ये कुछ टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो आउटलाइन है। मज़ीद इसके अलावा अगर आप समझें, और मैं ये वो है जो एक जगह पे लिखी हुई है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनका अंदाज़ा होना चाहिए, हमें इसे तैयार करना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए मैंने आपसे भी कहा था कि जो मर्ज़ी कर लें जी, मेरे पास जो सोर्स है मैं तो आपको मैंने उस दिन भी शेयर किया था, मेरे लिए तो ये कोई मसला नहीं है। मैंने तो इसको ऑनलाइन भी मैं इनको सर्च करता हूँ, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, मैं उनसे भी पढ़ता हूँ। ये मैंने जो है ना वो इसका कोर्स आउटलाइन लिया, और उसके बाद मैंने गूगल किया। आप किसी भी जगह लिखते हैं, आप सिंपली यहाँ पे लिखें जनाब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कोई सोर्स है नहीं ऐसा कि जो आपको ना मिल सके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ चले जाएँ, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इसको फॉलो कर लें। W3 स्कूल के ऊपर इतना ज़बरदस्त ये पड़ा हुआ है ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं और जाने की, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। और ये देखें हर चीज़ इसने मौजूद है, मेथड मौजूद, कंस्ट्रक्टर मौजूद, असेस, स्पेसिफायर, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और ये कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ना तो ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर भी मौजूद हैं। ये ट्यूटोरियल पॉइंट का सोर्स मैंने देखा था, तो इसके ऊपर भी मैं सर्च करके ही आया था। जैसे ही मैंने सर्च किया तो वो मुझे यहाँ ले आया क्लास डेफिनेशंस के ऊपर। ये देखें, क्लासेस, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, और ये उससे ज़रा ज़्यादा डिटेल बताता है। W3 स्कूल वाला जो है ना, ये ज़्यादा जो है वो थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं बताता, ज़्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर इसका फोकस होता है, कोड के ऊपर फोकस होता है। लेकिन जो ट्यूटोरियल पॉइंट है इसके अंदर काफ़ी अच्छा लिखा होता है, यानी आप यहाँ से भी इन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी किसी भी हवाले से। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आप लोगों के साथ सोर्स शेयर किया था वो क्या था भला, वो याद करें, मेरे दूसरे वीडियो में मौजूद था। मैंने कहा था हम OCW पे जाएंगे, यहाँ पे आके जो है ना वो प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है ना वो CS201 है। कोड मैंने कहा था आप तलाश कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास 201 के नाम का कोर्स जो है वो CS201 फाइंड कोर्स पे मैंने क्लिक किया। इसमें मुझे हैंडआउट्स भी मिल जाने, ये 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मिल गया। और इसी तरह मैं कोर्स ओवरव्यू पे चला गया। कोर्स ओवरव्यू में जब मैं गया तो आप देखें यहाँ से शुरू होगा 27 नंबर लेक्चर से ना। ये देखें जी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बताया उसने क्या होती है, और उसके बाद उसने क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डायनामिक, फंक्शन, रेफरेंसेस, ओवरलोडिंग, एरेज, स्ट्रीम्स, ठीक है जी, ओवरलोडिंग है। और ये देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने छोड़ी होगी। समझ आ रही है बात, यानी इसलिए मैं कह रहा था कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हैं। बहरहाल अपनी अपनी बंदे की चॉइस होती है, कोई इजी फील कर रहा है C+, यहाँ से तो वो यहाँ से पढ़ ले, जो फील करता है कि जी मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ इसको। मेरा जितना, ये मेरा उस्ताद है एक किस्म का, मैंने जितनी प्रोग्रामिंग सीखी है आज तक, इस पे जो दो चीज़ें हैं ना ये तो बहुत ही बाकमाल होंगी। एक आपको ये मतलब इसमें ना SQL बड़ा शानदार आपको मिलेगा, क्योंकि
डेटाबेस से रिलेटेड भी क्वेरीज आनी है, तो ये सारी क्वेरीज और उनके फंक्शंस जो है ना वो इसके ऊपर मौजूद हैं। ट्यूटोरियल पॉइंट भी दूसरा बड़ा सोर्स है। इसके अलावा ये है, अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी यहाँ पे कोर्स सेपरेट से भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ना, और उसका कोड जो है, यानी आप यहाँ पे नाम लिखें, फाइंड कोर्स करें, उसका कोड है 304। इसके अंदर आ जाएं। ये तो प्योर कोड ये है, लेकिन आप लोगों ने जब देखना है, अब इसका है पढ़ के देखें सारा। इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, जनरलाइजेशन, यानी कोई ऐसा टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नहीं है जो यहाँ से छूट गया हो। हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके फ्री में हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे। ये अगर आप कोर्स ओवरव्यू पे क्लिक कर देंगे तो आप देखें, ये मेन टॉपिक हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद ये डिटेल टॉपिक्स उसमें बताए हुए हैं, कहाँ से इसने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन से है, ठीक है ना। बहरहाल जो भी आपको पसंद आए आप उस सोर्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी आज के कोर्स को। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इवॉल्व हुई है जी 1960s और 70s के अंदर। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि इससे पहले जो प्रोग्रामिंग थी वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग कहलाती थी। उसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम होता था वो फंक्शंस मेथड्स के ऊपर जो है ना वो बेस करता था। फंक्शन और मेथड्स का जो नुकसान था वो ये था कि उसके अंदर डाटा और डाटा मेंबर्स जो है ना वो डिफरेंट हुआ करते थे। यानी आप लिखते क्या थे, आप कुछ फंक्शंस लिखते थे और वो फंक्शंस जो हैं वो कुछ डाटा के ऊपर काम करते थे, ठीक है। डाटा अलहदा होता था, फंक्शन यानी प्रोसेसिंग यूनिट आपका अलहदा है, डाटा आपका अलहदा है। तो उसके बाद फिर इसको फर्स्ट टाइम जो है वो सी वालों ने जो है ना वो इसको ख़त्म किया था। मैं कल ही इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, मुझे याद है, ये मेरा ख्याल है इसी की हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। यही वो लेक्चर नंबर 25 के अंदर ही मैं पढ़ रहा था मुझे याद आ गया। लेक्चर नंबर 25 के अंदर कल का जो मेरा लेक्चर था ना इसका, उसके अंदर ये मैं पढ़ रहा था। ये देखें, हिस्ट्री थी 1970 के अंदर, बेल लैब्स के अंदर जो है ना सी जो है वो इन्वेंट हुई है। असेंबली लैंग्वेज के बाद ये पहली जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज थी। और उसके बाद हमने इसको देखा कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, जिसके अंदर प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके उनको फंक्शंस की सूरत में बना लिया जाता था। हर फंक्शन जो है उसका सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट होता था और आप कमेंट्स करते थे अपने कोड को। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी हमारे पास। क्या प्रॉब्लम थी कि डाटा इट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस, एक फंक्शन के पास जो डाटा होता था वो आउटसाइड पड़ा होता था, हम उसे आर्गूमेंट या पैरामीटर के तौर पे उसे देते थे। जिस एरे को फंक्शन प्रोसेस करता है वो एरे उस फंक्शन का हिस्सा नहीं होती थी, बल्कि आउटसाइड दैट फंक्शन होती थी, ठीक है। तो इसको फिर रिजॉल्व करने के लिए बेल लैब्स के अंदर जो स्ट्रास्ट्रप बिजार ने, स्ट्रास्ट्रप ने 1980 के अंदर सी का नया वर्जन जारी किया, जिसे सी विद क्लास। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो ये थी, सी विद क्लासेस, जिसे बाद में सी प्लस प्लस कहा गया। और दुनिया की सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जावा लैंग्वेज है। ये बनी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर थी, बाद में इसने अडॉप्ट किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। इसी तरह जो है बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस थी, लेकिन जावा सबसे पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसके अंदर आप एक सिंपल प्रोग्राम भी बगैर क्लास के नहीं लिख सकते। सी के अंदर तो आज भी आप बगैर क्लास के मेन प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसने सिर्फ अडॉप्ट किया था। सी डज नॉट कंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस ओनली, बट सम ऑफ फीचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। बाद में इसमें जो है ना इसको इस काबिल बनाया गया। तो ये इसकी एवोल्यूशन थी। और एवोल्यूशन होने के बाद जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आए, जो प्रिंसिपल हैं इसके, वो ये हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि ये ऑर्गेनाइज करती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को किसके अराउंड, डाटा और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। ये दो मेन पिलर हैं आपकी डाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। आपका डाटा होगा रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक। जो प्रोसीजरल थी उसमें हमारे पास फंक्शन हुआ करते थे और उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट होती थी। अब आपके पास या डाटा है या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज ए डाटा फील्ड दैट हैज़ यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। ये लफ्ज़ भी ज़हन में रख लें। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं इससे मुराद वो तमाम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। बिहेवियर से मुराद वो तमाम मेंबर फंक्शन है। कई नाम हैं जी इसके। ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस के ऊपर बेस करता है। डाटा मेंबर वेरिएबल हैं, बिहेवियर जो है वो उसके तमाम के तमाम मैसेजेस हैं। यानी मैं इसकी अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं ना,
तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास क्या होता है। उसके लिए जी हम एक क्लास लिखते हैं, हमने क्लास लिखी स्टूडेंट, ठीक है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है। ये उन चीज़ों को रेफर करेगी जो हकीकी दुनिया में मौजूद है। स्टूडेंट मौजूद है तो स्टूडेंट के ऊपर ये काम करेगा। यहाँ इसके सारे जो कुछ भी आप स्टूडेंट के बारे में सेव करना चाहते हैं उसको आप डिफ़ाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने डिफ़ाइन करते चले जा रहे हैं। ये आपका रोल नंबर डिफ़ाइन हो गया जी। इसी तरह आपने जो है वो करैक्टर स्टैटिक के अंदर इसका जो है वो नेम डिफ़ाइन कर लिया जी। इसी तरह करैक्टर स्टैटिक के अंदर आपने इसका सेमेस्टर जो है डिफ़ाइन कर लिया। ये सारे इसके अंदर हो गए जी, ठीक। दीज आर कॉल्ड डाटा या डाटा मेंबर्स। उसके बाद आप आ जाएं जी, इसके सर्टन बिहेवियर होते हैं, ठीक है। बिहेवियर से मुराद वो तमाम फंक्शंस हैं। एक फंक्शन एक तो इसी नाम का फंक्शन होगा जिसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके, ठीक हो गया। जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है उसके ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। जो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका जो है ना ये क्लास क्रिएट हो जाएगी। या आपने स्टूडेंट बना दिया, इसमें आपने दो जो हैं वो चीज़ें आर्गूमेंट जो है वो पास कर दी हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास फंक्शन आते हैं जिन्हें हम असेसर फंक्शन कहते हैं। असेसर फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम इन प्राइवेट डाटा मेंबर्स को फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो इनकी वैल्यूज़ को सेट या गेट करते हैं। आपने सेटर और गेटर फंक्शंस के नाम से भी इसको सुना होगा कि सेटर फंक्शंस होते हैं हर ऑब्जेक्ट के, और उसके बाद फिर जो है वो गेटर फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास आ गए। यहाँ पे आप बनाओगे जी जैसे सेट RNO का नाम लिखोगे, ठीक है। और इसी तरह आप जो है वो गेट RNO भी ज़ाहिर बनाओगे। जब गेट RNO बनाओगे तो इसका जो है ना रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। जब आप सेट RNO बनाओगे तो इसमें एक इंटीजर टाइप का आप वेरिएबल दोगे, ठीक है। ये इसके असेसर फंक्शंस हो गए। इसी तरह इसके अंदर आप प्रिंट यूटिलिटी फंक्शंस बना सकते हैं। ऐसे फंक्शन जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसलन हम कहते हैं जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के नाम वगैरह क्या है, तो आपके पास एक प्रिंट स्टूडेंट के नाम से जो है ना वो है फंक्शन, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्लास डिफाइन हुई है। अब इस क्लास को आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, आपका इंट मेन है। आप लाइब्रेरी का प्रोग्राम लिख रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होता है, बुक्स होती हैं, और हमने सोचना ही ऐसे है कि एक जो एक ऑब्जेक्ट एक जो प्रोग्राम है उसको फंक्शन के हवाले से, लॉजिक के हवाले से आपने सोचना ही नहीं है। आपने ये सोचना है इसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है। एक लाइब्रेरी सिस्टम है तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास बुक्स होती हैं। अब यहाँ पर आकर जब आप लिखते हो स्टूडेंट ST1, ठीक है, और फ़र्ज़ करें आपकी बुक क्लास है और आप उसका नाम बुक 1 रखते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए जब आप डॉट का ऑपरेटर लगाएंगे तो गौर से देख लें जो भी इसके फंक्शन हैं, इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं। और यहीं से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है। हम एक और फंक्शन के अंदर जाके स्टूडेंट के क्लास के ज़रिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अगर आप गौर से देखें यहाँ कोई प्राइवेट चीज़ जो है ना वो आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ना इसके डाटा मेंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो रोल नंबर हैं, जो पब्लिकली आपने डिक्लेयर किया है, जिनको चाहे वो फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है या जो कुछ भी है वही एक्सेसिबल है। बाकी कोई चीज़ जो है वो आउटसाइड द क्लास आपके लिए एक्सेसिबल नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जो जो चीज़ हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक न्यू पैराडाइम है जिसके अंदर हमने सोचना ऐसे है कि हमारा जो भी एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से। कोर ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। असल में ऑब्जेक्ट बनाना ये हमारा मकसद होता है। और ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? जब तक आप प्रॉपरली क्लासेस डिफाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के बारे में जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऑब्जेक्ट जो होता है इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, ठीक है जी। जब आप एक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इस कोड में देख लें ये आपकी क्लास है, ठीक है। इससे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट जो है ना बना लें। क्लास को आमतौर पर टेम्पलेट हम कहते हैं।
सच्चा। पंजाबी में ना मैंने जब पढ़ रहा था तो हमारे उस्ताद ने मुझे मिसाल दी थी, वो ये थी कि जी ईंटें बनाने वाला एक सच्चा होता है ना, दैट इज़ योर क्लास। अब आप उसमें मटेरियल डालते हो और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो अब ये आपके पास इसमें सारी डेफिनेशंस हैं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके ऊपर क्या प्रिंट हो, क्या ना है, सारा कुछ क्लास के अंदर मौजूद है। बट क्लासेस आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लासेस हमारे पास दो किस्म की होती हैं। व्हेन वी डिफाइन ए क्लास, इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। दिस डजंट एक्चुअली डिफाइन द डाटा, ठीक है, ये काम नहीं करता, लेकिन इससे ही हम आगे जाके बनाते हैं। दो किस्म की क्लासेस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं या कंक्रीट क्लासेस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो कंक्रीट क्लासेस हैं। जो जो डिफरेंस मैंने छोटे छोटे डिफरेंस बनाए हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है, पहला फ़र्क तो ये है। और उसको हम सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, करते हैं। कैन हैव, इसके अंदर जो फंक्शंस हो सकते हैं, जो मेथड हो सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं। जबकि कंक्रीट क्लासेस क्या होती हैं, और एक चीज़ और भी बता दूं मैं आपको, ये रियल वर्ड एग्जिस्टेंस नहीं होती इनकी। रियल वर्ड एग्जिस्टेंस जो है नॉट फाउंड। मैं आपको मिसाल देता हूँ जी, ठीक है। मिसाल क्या है जी, ह्यूमन की जी। ह्यूमन मुझे बताएं जी, ह्यूमन कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप इस ह्यूमन को एम्प्लॉय बना देंगे तो ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह आप आ जाएं जी ट्री के ऊपर। ट्री कोई ट्री नहीं, सॉरी, प्लांट के ऊपर, ठीक है ना। प्लांट कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, आप इसको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना, ये हम बनाते हैं, इनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज रख देते हैं और बाद में इनसे इनहेरिट किया जाता है आगे जो क्लासेस होती हैं। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, इन्हीं नोट्स के अंदर मेरा ख्याल है मौजूद है, और कहाँ पे मौजूद है अभी मैं ढूंढ लेता हूँ जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, चलें एब्स्ट्रैक्ट को ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है ना वो उसकी मौजूद है, मैंने अभी लास्ट टाइम थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही पढ़ाई है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है मेरा ख्याल है कि यही है जी, बिल्कुल सही है जी, यही है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट। इसमें अगर हम देखें तो ये डायग्राम हमारे पास इनहेरिटेंस को शो करती है, ये शो करती है कि शेप एक क्लास है। मुझे बताएं, शेप, दुनिया की हर चीज़ शेप होती है, लाइन भी शेप है, सर्कल भी शेप है, और इसी तरह हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी शेप है। तो ये एग्जिस्ट करती हैं। आपसे कोई पूछे ना लाइन क्या होती है, आप लाइन लगा के बता दोगे। आपसे कोई पूछे सर्कल क्या, आप सर्कल बना के दिखा दोगे। ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होती हैं। ये इन फैक्ट, इन रियलिटी, इन रियल वर्ल्ड ये एग्जिस्ट नहीं करती। एक तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ये सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए, आपने लाइन, आपको पता है कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप की मौजूद है, तो आप लाइन को इनहेरिट कर लें शेप में से, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको शेप वाली जो हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है और उसको आप जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम इनहेरिटेंस में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जबकि अगर हम बात करें कंक्रीट क्लासेस की तो इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या मतलब है, अभी हम डिफाइन करके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ड जो है ना वो थिंग है। स्टूडेंट रियल वर्ड थिंग है, तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट की क्लास है ये कंक्रीट क्लास है। एम्प्लॉय रियल वर्ड थिंग है, तो इसका मतलब है एम्प्लॉय जो है वो कंक्रीट क्लास है। बुक एक रियल वर्ड एंटिटी है, और अगर हम बुक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि जो बुक की क्लास होगी वो कंक्रीट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कंक्रीट में। आमतौर पे ये ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं, जाहिर है स्टूडेंट जो है ये ह्यूमन से ड्राइव किया जा सकता है। ह्यूमन जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, तो ये ड्राइव्ड होती हैं, चाइल्ड क्लासेस होती हैं, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस मौजूद होते हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जो असल में जो क्लासेस हैं हमारी, ये जितने भी नाम आपको इस हैंडआउट्स में नज़र आ रहे हैं या जितनी भी एग्जांपल आपको नज़र आएंगी इसके अंदर, ये सारी हमारे पास जितनी भी आप पढ़ते हैं ना ये सारी हमारे पास जो हैं ये कंक्रीट क्लासेस ही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस तो जो है ना वो सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं जी। तो कंक्रीट क्लासेस के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, क्लासेस के बाद ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक चार्ट है जो मैंने, मेरा ख्याल है कि डिफरेंस देखा था, हाँ जी इधर ही देखा था ये मैंने ना, इनके दरमियान ऑनलाइन ही मैंने कहीं से ये टेबल देखा था, तो मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है ये।
देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास में डिफरेंसेस जो हैं, सपोर्टेड मेथड कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट हैं, इसके अंदर सिर्फ कंक्रीट हैं। इसकी इंस्टेंस यानी इंस्टेंशिएशन जो है यानी ऑब्जेक्ट बनाना, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, न्यू के ज़रिए कंक्रीट का हम बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं वो इसमें भी मौजूद होते हैं, इसके मेथड कंक्रीट होते हैं। और इसी तरह फाइनल कीवर्ड या जो कुछ भी है ये एक हमारे पास मौजूद है। आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट इनहेरिटेंस में कैसे यूज़ होती है, इसका इंटरफेस से क्या ताल्लुक़ होता है और ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लें, आपने जब क्लास बना ली तो असल मकसद क्लास को बनाने का क्या था कि आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिस तरह के नाम ही इसका ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। फंक्शन इसका क्या है कि इसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इकट्ठे होते हैं, जैसे हमने ये बता दिया दीज आर मेंबर फंक्शंस हैं, और ये जो हमने लिखे ये हमारे डाटा मेंबर्स का मजमुआ होता है ऑब्जेक्ट, और ये एक इंस्टेंस होता है किसी भी क्लास का। और किस क्लास का? कंक्रीट क्लास का जो है ये इंस्टेंस होता है। डाटा मेंबर्स को प्रॉपर्टीज़ का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, फंक्शंस के लिए मेथड का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, बिहेवियर्स का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कंक्रीट क्लास से बनाया जाता है। फंक्शंस को हम जब कॉल करते हैं तो इनको मैसेजेस भी कहा जाता है। यानी ये जो बिहेवियर्स होते हैं ना, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि जी हमने एक मैसेज पास किया। मिसाल के तौर पे हम यहाँ कहते हैं स्टूडेंट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो इसी तरह आप इसके अगर किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, ये गेट एनो को आपने कॉल किया तो इसके लिए ये भी टर्म यूज़ होती है कि आप मैसेज पास किया है अपने ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट उसके अगेंस्ट जो है ना वो कुछ करेगा जी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं जी? इसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक न्यू ऑपरेटर के साथ ये क्रिएट होता है और एक इसको जिस तरह हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गई। और एक तरीका हमारे पास ये भी होता है, जब आप इस तरह से करते हो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल होता है जी। कंस्ट्रक्टर क्या है? किसी भी क्लास का वो फंक्शन होता है जो उसके नाम के साथ तरह का ही होता है, यानी जैसे स्टूडेंट क्लास है तो इसका नाम भी स्टूडेंट ही होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप ये ना भी लिखें, अगर आप ये ना भी लिखें तो कंपाइलर की ड्यूटी होती है कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट करता है। इस तरह से जिस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना कि ये इंट हो गया, और यहाँ अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो क्या करते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह डिक्लेयर हुआ हुआ है ये। यहाँ पे डाटा टाइप जो है वो यूज़र है, यहाँ पे डाटा टाइप बुक है। और क्लासेस को हम एक लिटरेचर में ये भी कहते हैं, जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस आर आल्सो कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सी के अंदर स्ट्रक्चर से आया ना, जिस तरह आप स्ट्रक्चर लिखते थे तो उसके बाद फिर स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स होते थे, स्ट्रक्चर को ही आप क्लास में चेंज कर लें तो इसमें वेरिएबल्स भी हैं और फंक्शंस भी हैं, ठीक है जी। तो न्यू ऑपरेटर के ज़रिए भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आप लिखें जी बुक, बुक टू इज़ इक्वल टू न्यू बुक ऑफ, और आगे आपने इसका नाम लिख दिया जी BIT। अब आपने ये एक नंबर वन, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? नंबर टू, नंबर वन तो आपने न्यू वर्ड के ज़रिए से क्रिएट किया है। नंबर टू क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। डिफ़ॉल्ट वो होता है जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता, जो कि सिंपल ये है, सिंपल ये है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक BIT पैरामीटर दिया है तो ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है, इसको हम यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके, एक नाम इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, चूंकि इसमें हमने पैरामीटर को पास किया है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़र खुद डिफाइन करता है इन क्लासेस, तो तभी आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं फिर आपको न्यू के ज़रिए ही क्रिएट करना पड़ेगा जी, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की भी हमें समझ आ गई। सेटिंग वैल्यू कॉलिंग फंक्शन की एग्जांपल मैंने करके आपको दिखा दिया। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन जी? अब ये प्रिंसिपल शुरू हो गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं जी? यानी हम अब इसके प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल दोनों की जो है ना वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो प्रिंसिपल में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो एब्स्ट्रैक्शन का है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है जी? रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग देम। इसके दो नाम है जी, एब्स्ट्रैक्शन को इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे मेजर चार चार बड़े मेरा ख्याल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है और इनकैप्सुलेशन है। हाँ जी, ये चार बड़े नाम हैं जो जो बड़े बिग प्रिंसिपल्स हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है कि क्लास के बाहर उन्हीं चीज़ों की आप एक्सेस दें जो मिनिमम है, यानी कि जो ज़रूरी नहीं है उसकी उसको पब्लिक डिक्लेयर करें ही ना, उसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड ही रहने दें। ठीक है, रिप्रेजेंट टू द नीडेड। आपको स्टूडेंट क्लास के अंदर सिर्फ वही फंक्शन पब्लिक रखने चाहिए जो बाहर से कॉल हो सकते हैं। इवन कि आप ये एक्सेस भी ना दें कि कोई बंदा रोल नंबर को डायरेक्ट सेट कर सके, वो एक फंक्शन के ज़रिए तो इसे सेट कर सके या गेट कर सके, डायरेक्टली वो इन मेंबर्स तक ना जाए। यानी इस तरह से डिक्लेयर करना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स में से है। आप यहाँ प्राइवेट ना लिखें, यहाँ पब्लिक लिख दें। ठीक है, क्लास डिफाइन हो जाएगी, डिस्कस हो, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, लेकिन ये वायलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स को। ठीक है, ये तो एक्सेस डिफाइनर है ना, कि इसने तो सिर्फ ये बताना है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट जो भी आप इसके बाद डिफाइन कर रहे हैं ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है या नहीं है। पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड इसको कर सकते हैं। तीन हमारे पास होते हैं जी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं, इनमें सबसे पहला प्रिंसिपल आ गया हमारे पास डाटा एब्स्ट्रैक्शन। और हम इसको अचीव कैसे करते हैं? हम इसको एक्सेस स्पेसिफायर के ज़रिए जो है वो अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं इसको? इसे हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, और वो कितने हैं? वो तीन हैं। हम पब्लिक बना के, ठीक है, प्राइवेट बना के या प्रोटेक्टेड बना के जो है वो हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग के प्रिंसिपल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैं अपनी वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद आ गया जी इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन ये मिलती जुलती चीज़ें हैं। देखें, इज प्लेसिंग द डाटा एंड द फंक्शन दैट वर्क ऑन दैट डाटा इन द सेम प्लेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बुनियादी डेफिनेशन ही ये है। डाटा और उसके ऊपर जिस जिस फंक्शन ने काम करना है कहता है उसको एक जगह पे रख दो। इस प्रॉपर्टी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो क्लास बेसिकली कर क्या रही है? क्लास ये रख रही है कि स्टूडेंट के बारे में जितना डाटा होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और स्टूडेंट के बारे में जितने फंक्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये फंक्शन किस डाटा पे काम करेंगे? सिर्फ इन्हीं डाटा के ऊपर काम करेंगे, इसके अलावा ये किसी और पे काम नहीं करेंगे। इस प्रिंसिपल को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके जी, आगे देखें जी। यानी ये मिलते जुलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसमें हम क्या कह रहे हैं? जिस चीज़ को आपने कुछ को पब्लिक कर दें, कुछ को प्राइवेट कर दें, कुछ को प्रोटेक्टेड कर दें, और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सिर्फ जो नीडेड है उसको आउटसाइड वर्ल्ड में लेके जाएं। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक एक ऑब्जेक्ट के लिए जितना डाटा और फंक्शंस चाहिए उसको एक जगह बंद करके रखें, यानी क्लासेस की सूरत में रखें। एक क्लास के अंदर वो सारे डाटा मेंबर मौजूद होने चाहिए और वो सारे फंक्शन मौजूद हो जाने, वो उसी के अंदर हों। बाहर से कोई फंक्शन या डाटा मेंबर की उसे ज़रूरत ना पड़े। ये इनकैप्सुलेशन है। ठीक है जी, इनकैप्सुलेशन को हम सर्च करते हैं कि क्या इसके बारे में कुछ और मज़ीद तफसील तो नहीं है, वैसे कभी नज़र से गुजरी तो नहीं है इनकैप्सुलेशन की कोई टाइप्स वगैरह। ठीक है जी, मज़ीद देख लेते हैं जी ये विकीपीडिया पे जाके इनकैप्सुलेशन हमारे पास है क्या। इसके अंदर यही आता है कि इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर किस तरह से यूज़ होती है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी इसी के अंदर आता है। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह ये प्राइवेट, पब्लिक और यही चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जी इनकैप्सुलेशन में। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, यही बेसिक चीज़ें हैं। गेटर एंड सेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी इनकैप्सुलेशन में ही आता है कि हम जो हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं किसी भी क्लास के, ये देखेंगे हमारे पास डाटा मेंबर है ना, हम इसको यानी एक तरीका तो यह है कि इनको पब्लिक कर दो। अगर आप इनको पब्लिक करते हो ना, तो अब आप देखना, जब मैं st1 लिखता हूँ यहाँ पे st1 डॉट लिखूँगा तो मुझे
ये देखें जी, नेम भी एक्सेस हो गया, रोल नंबर भी एक्सेस हो गया और सेमेस्टर भी एक्सेस हो गया। और मैं यहाँ से नेम लिख के और इसकी वैल्यू यहाँ से सेट कर सकता हूँ। समझ आ रही है? ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये जो है अच्छा तरीका नहीं है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग के असूल को ये वायलेट कर रहा है, लिहाजा मुझे इसे इनकैप्सुलेट करना चाहिए और मुझे इसे प्राइवेट बनाना चाहिए। ठीक है, जब मैंने प्राइवेट बना दिया तो इसको सेट कैसे करूँगा? समझ आ रही है ना? अब ये तो आउटसाइड द वर्ल्ड में एक्सेसिबल नहीं है, तो इसके लिए मुझे फिर एसेसर फंक्शन खुद से लिखने पड़ेंगे, सेटर और गेटर। अगर मैं इसको अब सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसे इस तरह से डिफाइन कर दूंगा जी, वाइड सेट आर एन ओ है। तो यहाँ से अब मैं इसकी वैल्यू जो है वो सेट आर एन ओ और 15, अब ये रोल नंबर की वैल्यू जाके इस ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए बेसिक कॉन्सेप्ट जी इनकैप्सुलेशन का जी। ठीक हो गया जी। इनकैप्सुलेशन के बाद आ गया जी इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बड़ा फ़ायदा जो था ना जी, वो था रीयूजेबिलिटी, कि इसके अंदर जो क्लास आपने एक दफ़ा बना ली, उस क्लास से आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना लें और जितनी दफ़ा चाहें उसको आगे से आगे यूज़ करते चले जाएं। तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। एक पहले क्लास मौजूद है, उसकी मदद से आपने एक नई क्लास जो है वो बना ली है। जैसे एक पर्सन की क्लास अगर मौजूद हो, देखिएगा ज़रा, एक पर्सन की क्लास अगर आपके पास मौजूद हो, ठीक है, तो आप एम्प्लॉय की बनाना चाहते हैं, तो हमें पता है कि हर एम्प्लॉय जो होता है वो इज ए पर्सन होता है। ये आम जिंदगी में क्या है? एम्प्लॉय इज अ पर्सन। जब एम्प्लॉय इज अ पर्सन है तो इसका मतलब है कि यू मस्ट इनहेरिट एम्प्लॉय क्लास। आपको एम्प्लॉय इस तरह से डिफाइन करनी चाहिए कि आप एम्प्लॉय को ये तरीकाकार होगा एम्प्लॉय क्लास को डिफाइन करने का आपके पास, कि आप लिखोगे एम्प्लॉय, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्लास पहले लिखोगे लफज क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, कॉलन और उसके बाद पब्लिक पर्सन। लो जी, इतना कुछ लिखने से पर्सन के जितने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है वो एम्प्लॉय को मिल गए। नाम इसमें मौजूद था, CNIC इसमें मौजूद था, प्रिंट पर्सन इसमें मौजूद था, गेटर सेटर, सारे की सारी क्लास की सारी खूबियाँ जो प्राइवेट मेंबर्स थे, जो जो पब्लिक मेंबर थे, वो सारे के सारे एज पर रूल्स एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। अब आपने यहाँ पे कुछ भी, और इसके अलावा आप इसमें जितने मर्जी ऐड कर दें, ठीक है। बाकी आपको वो मिल गए जो एक्स्ट्रा हैं आपके, यानी एम्प्लॉय के अंदर एक पर्सन के अंदर एम्प नंबर नहीं होता, ठीक है। एक पर्सन जो होता है उसकी सैलरी नहीं होती, ठीक है, तो आप उसकी सैलरी का वेरिएबल यहाँ पे बना लें। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, ये तो पर्सन में भी मौजूद था। आपको यहाँ पे ना दोबारा वो डिफ़ाइन करना पड़ा, ना उनके फंक्शन लिखने पड़े, वो सारे रीयूज़ हो गए। कहाँ से? पर्सन क्लास में से। दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। रीयूजेबिलिटी जो फ़ायदा है उसको इनहेरिटेंस के ज़रिए ही हम कर सकते हैं। इनहेरिटेंस जो है ये एक तो होती है सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तो है सिंपल। सिंगल इनहेरिटेंस से मुराद ये है अगर एक क्लास से ही इनहेरिट होती है और उसके बाद बेस क्लास कौन सी होती है जिससे हम इनहेरिट करते हैं, इसका पता होना चाहिए। और डिराइव्ड क्लास होती है जिसे हम इनहेरिट करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास जो एम्प्लॉय है ये हमारी बेस क्लास है, ठीक है, और हम इससे सॉरी ये ड्राइव्ड क्लास है और ये जो हमारी है ये हमारी बेस क्लास है, ठीक है। तो बेस क्लास से ही हम इज आर रिलेशनशिप के अंदर ही भी देने, एम्प्लॉय इज अ पर्सन मतलब क्या है? जो पर्सन है ये आपकी बेस क्लास होगी, एम्प्लॉय आपकी जो है वो ये वाली ड्राइव्ड क्लास होगी, चाइल्ड क्लास होगी, स्लेव क्लास होगी। बाकायदा एक UML नोटेशन है जी इनहेरिटेंस को शो करने के लिए, उसका भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी इनहेरिटेंस जो है ये UML नोटेशन है जी इसकी। ये देखें, क्लास B क्लास A, ये सिंगल इनहेरिटेंस आ गई हमारे पास। B ये ड्राइव्ड है, ये पेरेंट है, ये अच्छा मल्टी लेवल ये होती है। क्लास C जो है इसका पेरेंट क्लास B है, क्लास B का पेरेंट जो है वो क्लास A है। क्लास C के पास B की भी सारी पब्लिक, जो कुछ इसके अंदर पब्लिक था वो इसे मिल जाएगा, जो इसके अंदर पब्लिक था वो भी इसे मिल जाएगा। प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो इसके थे वो इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है।
और इसके प्राइवेट इसके लिए भी एक्सेसिबल नहीं है। ठीक हो गया जी। ये क्या है, ये दो क्लासेस हैं और इनका पेरेंट जो है वो एक है, यानी क्लास बी भी इनहेरिट हो रही है क्लास ए से और क्लास सी भी इनहेरिट हो रही है। तो ये बाकायदा सिंबल है इसका, याद रखिएगा। ये जो एरो होता है ना, ये जिस तरफ को होता है वो उसकी पेरेंट होती है और ये इसकी बेस क्लास होती है। ठीक है जी। इस तरह ये यूएमएल नोटेशन है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की एक सर्टन नोटेशन है। ये देखें, इसको करके देख लें जी आप। ये आपके पास क्या है जी, टी कप है और ये कॉफ़ी कप है। ये देखें जी, ये दोनों इनहेरिट कर रही हैं कप को और इनमें इज ए रिलेशनशिप है। क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप भी होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे जी। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस है जी। ये हमारे पास जब एक क्लास जो है वो दो पेरेंट्स से होगी तो उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ की डायग्राम में तो मुझे कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आ रही, ये एग्जाम्पल नजर आ रही है जी। ये देख लें जी, एक सब क्लास है, अगर ये दो क्लासों से इनहेरिट हो रही है तो दिस वुड बी नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस से क्या मुराद है, एक सुपर क्लास है और उसकी आगे कितनी ही सब क्लासेस हैं। सिंगल इनहेरिटेंस के क्या मुराद है, एक ही सुपर क्लास यानी कि बेस क्लास है, उसकी एक ही ड्राइव्ड है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है कि जिसमें एक पेरेंट है, दूसरी चाइल्ड है, फिर वो आगे से इनहेरिट हो रही है, तो ये मल्टी लेवल हो गई। ठीक है जी। और ये हाइब्रिड हो गई। हाइब्रिड से क्या मुराद है कि इसके अंदर जो है ना वो मल्टी लेवल भी मौजूद है और सारी चीज़ें इसके मौजूद हैं, और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। इनहेरिटेंस जो होती है ये तीन किस्म की होती है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अब हमारे पास क्या है वो ज़रा देख लें जी। यानी एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक इनहेरिटेंस की जो हमारे पास है ना वो टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं जी। एक पब्लिक इनहेरिटेंस होती है जी। ठीक है, अगेन मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे भला, हाँ जी, हैंडआउट्स में लेके चलता हूँ। मेरा ख्याल है कि यहीं पे थी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पेज नंबर 214 जी, 214 पे हम चले गए जी। ये आ गई जी हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स इसका यही है जी, आप क्लास लिखेंगे, नाम लिखेंगे, कॉलन डाल के पब्लिक और आगे पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे। ये इसको इनहेरिट करने का तरीकेकार है। अगर आप प्राइवेटली करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्राइवेट लिख दें, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर आप प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख दें, तो अब ये प्रोटेक्टेड जो है वो कहलाती है। यानी पब्लिक इनहेरिटेंस करने के लिए आप पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे और प्राइवेट, ये तीन ही किस्म की इनहेरिटेंस होती है। फर्क इनमें क्या है, फर्क इसमें ये, अगर पब्लिक है तो बेस क्लास के तमाम पब्लिक ड्राइव को मिल जाएंगे, प्रोटेक्टेड की सूरत में मिलेंगे, जो प्राइवेट है वो मिलने ही कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने प्रोटेक्टेड किया है तो जो पब्लिक थे वो भी एज आ प्रोटेक्टेड मिलेंगे इसे, जो प्रोटेक्टेड हैं वो भी प्रोटेक्टेड के तौर पे मिलेंगे, जो प्राइवेट डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है वो तो मिलने ही कोई नहीं है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाएं, जब आपने प्राइवेट कर लिया तो पब्लिक के भी वाले भी एज अ प्राइवेट मिलेंगे, प्रोटेक्टेड वाले भी एज अ प्राइवेट इसे मिलेंगे, और प्राइवेट वाले तो किसी सूरत में भी उसे नहीं मिलने। तो जो चीज़ हमारे पास आई है वो टेबल ज़रा यहाँ पे देखें, एक और टेबल मेरा ख्याल है यहाँ पे मौजूद था, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो, नहीं है जी वो गुजर गया जी। तो ये हमारे पास क्या लाती, ये है मेरा ख्याल है, कहीं ना कहीं है, मेरी नज़र से गुजरा था इस हैंडआउट्स के अंदर एक टेबल जिसके अंदर इनहेरिटेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया गया था। बहरहाल इनहेरिटेंस जो है ये हमारे पास कहलाती है सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, ये हो गया, और पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट हो गया। अब इनहेरिटेंस के अंदर इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आती हैं, इनकैप्सुलेशन में इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होती है, ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होती है, ये जब सारे कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे तो उस वक्त आ जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म का प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेटर आपके पास एक ही है, फंक्शन आपके पास एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे जो प्लस है, प्लस इंटीजर में और तरह यूज़ होता है, प्लस जब आप वेक्टर ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो और तरह यूज़ होता है, प्लस को जब आप स्ट्रिंग पे लगाते हैं तो और तरह यूज़ होता है, इसी प्लस को जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे यूज़ करते हैं तो और तरह यूज़ होता है। ऑपरेटर एक है लेकिन बिहेवियर उसके एक से ज़्यादा है। दिस इज अबाउट पोली। पोली क्या होता है, एक से ज़्यादा।
the ability to use an operator or function in a different ways, in other words giving different meaning or functions to operator or function is called polymorphism। ये मैंने ऑपरेटर की मिसाल दी है कि प्लस जो है वो इतने तरीकों से यूज होता है, समझ आ रही है। लेकिन आप किसी फंक्शन को भी ऐसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रिंट एरे का फंक्शन बनाया है, प्रिंट एरे का, ये प्रिंट एरे का फंक्शन जो है वो इंटीजर एरे को भी प्रिंट करता है, डबल एरे को भी प्रिंट करता है जो डबल टाइप है, ये स्ट्रिंग एरे को भी प्रिंट करता है, और अभी हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई थी तो ये स्टूडेंट एरे को भी कर सकता है। तो अब आप देखें ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल है ना कि एक ही फंक्शन जो है वो सबके लिए काम करे। इस काबिल बनाना ए फंक्शंस को, ये पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है। जो ये इसके पीछे भी जो काम है वो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वही है रीयूजेबिलिटी वाला ना, कि ये हम रीयूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर। ठीक है, पोली रेफर्स टू मैनी, दिस इज सिंगल फंक्शन और ऑपरेटर, फंक्शन सिंगल या ऑपरेटर होता है लेकिन डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो एक ही वक्त में ये बिहेव कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। ये हम अचीव कैसे करते हैं, ये प्रिंसिपल है और ये मेथड है जिसके जरिए हम करते हैं। मेथड इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो हम क्या करेंगे, हम उन फंक्शंस और ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग करेंगे। ठीक है, ओवरलोडिंग दो चीज़ों की होती है, आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं या आपने जो फंक्शंस लिखे हुए हैं जिसे हमने मेंबर फंक्शंस भी कहा, जिसे हमने बिहेवियर्स भी कहा, दिस इज कॉल्ड, यानी अगर आप एक ऑपरेटर को आपने 10 दफ़ा कोड कर दिया तो ये आपके पास कहलाएगा फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और अगर आपने एक फंक्शन प्रिंट एरे जो है इसको आपने डबल के लिए भी, एरे के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी कर लिया तो फिर ये आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगी। ओवरलोडिंग का मतलब ही सिंपल ये है कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो ओवरलोडिंग के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कब बनती है। ठीक है, जब आप इनहेरिटेंस में यूज करते हैं तो उस वक्त ओवरलोडिंग का नाम जो है वो ओवरराइडिंग हो जाता है। यानी इनहेरिटेंस से क्या मुराद है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ओवरराइडिंग से मुराद क्या है, अगर हम ओवरराइडिंग की बात करें तो ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि डिराइव्ड क्लास में, डिराइव्ड क्लास, ठीक है, ओवरलोड एन बेस क्लास फंक्शन। ठीक है जी, बेस क्लास फंक्शन, ये यानी सबसे शॉर्टेस्ट वे में मैं आपको समझा सकता हूँ तो तभी इसकी समझ आएगी। ठीक है ना, ये यानी इससे ज़्यादा सादा मैं नहीं लिख सकता। बेस क्लास में एक फंक्शन मौजूद था, ठीक हो गया, जब आपने इससे ड्राइव किया किसी क्लास को तो जाहिर है ये फंक्शन आपको मिल गया, चाइल्ड क्लास को मिल गया, लेकिन चाइल्ड क्लास इस फंक्शन को थोड़ा डिफरेंट करके यूज करना चाहती है तो वो इसी फंक्शन को दोबारा लिखेगी जिसे हम ओवरलोड करना कहते हैं। जब किसी बेस क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास ओवरलोड करेगी तो इस फंक्शनैलिटी को फिर हम ओवरराइडिंग कहेंगे जी। ठीक है, ये इनहेरिटेंस के बाद जो है वो इस्तेमाल में आती है। ये ताल्लुक है ओवरलोडिंग का और ओवरराइडिंग का जी। तो जो ओवरलोडिंग है ना जी, ये कंस्ट्रक्टर की भी हो सकती है और इसी तरह बाकी फंक्शंस की भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग मैंने अभी आपको जब मैं डिफाइन कर रहा था ना तो उस वक्त मैंने करके दिखाई है, देखें ज़रा। ओवरलोडिंग के अंदर फंक्शन का नाम कभी चेंज नहीं होता लेकिन जो पैरामीटर होते हैं उनकी टाइप और उनकी जो है, यानी ये मैंने लिखा ना ये तादाद, ये चेंज हो जाती है। मैं स्टूडेंट को CHAR स्टैरिक के साथ भी डिफाइन कर सकता हूँ। ये अब सारे फंक्शन का नाम एक है। ओवरलोडिंग के अंदर फंक्शंस के नाम सेम रहते हैं, ऑपरेटर्स के नाम भी सेम रहते हैं, क्योंकि ऑपरेटर तो हम नहीं ना बढ़ा सकते, ऑपरेटर तो वही है जो C++ में या जावा में होंगे, प्लस माइनस है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। उनको हमने ओवरलोड करना है कि जो काम वो पहले कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं इंटीजर फ्लोट, उनके लिए तो सी वालों ने बना दिया। अब हमने स्टूडेंट की एक क्लास बनाई है तो स्टूडेंट के लिए अगर हम चाहते हैं प्लस कुछ डिफरेंट वे में काम करे तो हमें खुद लिखना पड़ेगा उस प्लस को। ठीक है, ये तो मेहरबानी है कि उन्होंने उस प्लस को ओवरलोड करने की हमें फैसिलिटी दी है। अगर हमें प्लस को ओवरलोड करने की फैसिलिटी ना होती तो हम तो नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग के अंदर याद रखें फंक्शन का नाम चेंज नहीं होता लेकिन जो पैरामीटर होते हैं इनकी तादाद और इनकी टाइप चेंज हो सकती है। ये देखें कोई पैरामीटर नहीं, इसके अंदर एक पैरामीटर, इसके अंदर एक है लेकिन करेक्टर टाइप का है, और इसके अंदर एक इंटीजर है और एक करेक्टर टाइप का पैरामीटर है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। है ये ओवरलोडिंग लेकिन किस फंक्शन पे है, ये मैं
कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के ऊपर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। तो ओवरलोडिंग जो है ये कंस्ट्रक्टर की भी हो सकती है, ठीक है। ये मैं आउटलाइन देख रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, ताकि यहाँ से मुझे पता चले कि ओवरलोडिंग कहाँ कहाँ, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो सकती है जी, ठीक है। और इसी तरह फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर की करके दिखाई है उन्होंने इन तमाम हैंडआउट्स में, चूंकि सारी एग्जांपल्स जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक। और उसके बाद आप देखें ओवरलोडिंग जो है वो ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर की है, ठीक है। और इसी तरह ये ऑपरेटर ही हैं इसके सामने जितने। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या ताल्लुक है, ये वाला आखिरी टॉपिक है ओवरलोडिंग के बारे में। जितना कुछ मैंने यहाँ आपको बता दिया है यही सारा कुछ है। अब आपको सिंटैक्स का थोड़ा बहुत इल्म जो है ना वो होना है। सिंटैक्स के लिए ये एग्जांपल देखें जी, हमारे पास ये हमने एक एग्जांपल बनाई हुई है ओवरलोडिंग की, कि ये नाम बिल्कुल सेम है उसका, लेकिन फंक्शन डबल, और ये उसके अंदर आप जो है ना वो इसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का सेम तरीका है हमारे पास। ये एक एग्जांपल कोड है जी जो CS201 यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स में स्ट्रिंग कॉपी है जी। गौर से देखें ज़रा, स्ट्रिंग कॉपी का एक फंक्शन है। इसमें ये देखें करेक्टर है और कांस्टेंट, दो पैरामीटर हैं, फिर स्ट्रिंग कॉपी है, इसके अंदर तीन पैरामीटर हैं, और ये दो मुख्तलिफ फंक्शन बन गए एक ही नाम के। सी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा सी के अंदर ये अलाउ नहीं है। अगर सी के अंदर आप प्रोग्रामिंग जो है वो अब क्लासेस की सूरत में नहीं करते तो फिर ये ओवरलोडिंग भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में करेंगे तभी ये स्ट्रिंग कॉपी आ गया, ये स्ट्रिंग कॉपी आ गया। यहाँ आपने कॉल किया मेन फंक्शन में स्ट्रिंग कॉपी और आगे आपने ये दिया। अब यहाँ से जब आप कॉल करते हैं उस वक्त कौन सा फंक्शन ये लेकर आए, चूंकि यहाँ पर तो दो फंक्शन है, तो ये डिसीजन जो होता है ये पैरामीटर ये होता है, ये जिम्मेदारी कंपाइलर की होती है। कंपाइलर नाम चूंकि सेम होता है तो कंपाइलर देखता है जी इसमें कितने पैरामीटर हैं, उनकी नेचर क्या है, और वहां से उसे पता चल जाता है कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है, इवन दो कि उनके नाम जो हैं वो सेम होते हैं जी, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, इसको डिफाइन करना आना चाहिए आपको। ये देखें जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मिसाल आ गई कि हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं प्लस का, माइनस, स्टैरिक, ये इंटीजर वगैरह के लिए तो सारे जो हैं, लेकिन अगर आप इसको किसी और क्लास के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर इसका तरीका क्या क्या होगा। कितने ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर यूनरी होता है, बाइनरी होता है, ये वो सारे ऑपरेटर जो हैं C++ में मौजूद हैं। आप इनको ओवरलोड कर सकते हैं, अपना खुद का कोड जो है वो इनके लिए लिख सकते हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके हवाले से कि ऑपरेटर फंक्शंस जो हैं फॉर ओवरलोडिंग, ये वाले ऑपरेटर आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। मस्ट बी डिक्लेयर एज क्लास मेंबर, ठीक हो गया ये, यानी सर्टन रूल्स हैं इसके। एग्जाम्पल्स में आ जाएं जी, हम इसमें कोई कोड देखते हैं जो किया हुआ हो। नाम ये देखें, ये तरीक़ेकार है जी, इसको लिखने का क्लास का नाम लिखेंगे, पैरामीटर लगाएंगे जी, और उसके बाद ऑपरेटर लिख के स्पेस दे के ऑपरेटर का नाम लिख के आगे उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। जिस तरह हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन का कोड लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट और उसके बाद कॉलन डालूंगा और उसके बाद वाइड लिखूँगा, कॉलन के बाद मैं प्रिंट वाला जो बनाया था ना यहाँ पे, इसको मैं अब डिफाइन करने लगा हूँ, स्टूडेंट है। और इसी तरह हमारे पास ये प्रिंट का जो है ना ये वाला फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है। जब आपने किसी फंक्शन इसको ओवरलोड करना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लफ्ज़ लिखेंगे ऑपरेटर, और उसके बाद जिस ऑपरेटर को आपने करना है, फॉर एग्जांपल आप प्लस को करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है वो आप ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई आर्गूमेंट्स हैं तो वो लिखेंगे और इस तरह उसकी बॉडी लिख देंगे। यहाँ जो कोड लिखेंगे ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स है। स्टूडेंट की क्लास के अंदर प्लस के ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं। इसी तरह जिस ऑपरेटर को जिस क्लास के लिए आपने ओवरलोड करना है उसका फंक्शन और उसका कोड जो है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जी कि अब मैंने जितना कह बता दिया है आपको, ओवरलोडिंग, फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर, तीन चार जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी जहन में रख लें जी। कंस्ट्रक्टर, अगर हम यूज़र को एक से ज़्यादा वे में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी देना चाहते हैं तो फिर हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड करेंगे।
अदरवाइज तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो जाता है। तो अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके तो हम ये भी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जी इसके प्रिंसिपल्स के हवाले से जो हमारे पास थे। बाकी ऑब्जेक्ट्स है, इनकैप्सुलेशन है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शंस में, क्लास के बारे में मैंने बता दिया। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। रियल वर्ल्ड में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं 2 किस्म की होती हैं। इसके अंदर जो मेथड होते हैं वो इसके मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं, जो हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। प्राइवेट वो होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना हो। प्रोटेक्टेड वो होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो, चूंकि प्राइवेट मेंबर जो होते हैं ना वो इनहेरिटेंस में ड्राइव्ड क्लास के पास नहीं जाते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये 4-5 फंक्शन जो है ना वो एज अ प्राइवेट जो है ना वो इनहेरिटेंस में अगले के पास चले जाएं। क्योंकि अगर आपने प्राइवेट कर दिया फिर तो जाने ही नहीं है। तो अगर हम उनको प्रोटेक्टेड कर देंगे तो प्रोटेक्टेड से ये होगा कि वो आउटसाइड द मेन में वो फिर भी एक्सेस नहीं होंगे, मेन प्रोग्राम में उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्राइव्ड क्लास अपने कोड के अंदर जो है वो उसे एक्सेस कर सकती है। यानी इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आपको देता हूँ। शायद मैंने यहाँ एक कोड लिखा था, अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो देख लेता हूँ मैं। ये स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये मेन, हाँ ये मेरा मेन फंक्शन है ना, और उसके बाद ये मेरी स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या, एक ये है कि इस क्लास के अंदर एक्सेस होना, एक होता है आउटसाइड वर्ल्ड, ये आउटसाइड वर्ल्ड है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर किसी और क्लास से इनहेरिट कर लिया, मिसाल के तौर पे कि आपने क्लास जो है वो आपने यहाँ से, ये देखें ये आपने इनहेरिट कर ली ये क्लास आपकी इनहेरिट होगी। अब ये क्लास है, ये इसने स्टूडेंट को इनहेरिट कर लिया ना, तो इसके अंदर प्राइवेट जो प्रोटेक्टेड होते हैं ना वो असेसेबल हैं। प्रोटेक्टेड आर असेसेबल फ्रॉम बेस क्लास। बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर जो हैं वो यहाँ पर असेसेबल होंगे। प्राइवेट तो असेसेबल है ही नहीं, लेकिन ये प्रोटेक्टेड यहाँ पर असेसेबल नहीं होंगे। जब आप इस बी एस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के जरिए अगर आप ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कॉल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ इसके अंदर कॉल हो जाएंगे। इसके अंदर अगर आप बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स को कॉल करोगे तो वो कॉल हो जाएंगे। यानी आपको कुछ अंदाजा हो गया जी। मेथड जो है मेंबर फंक्शन है, इनकी इकसाम हमने पढ़ी। असेसर मेथड्स होते हैं जो सेटर और गेटर के तौर पे यूज होते हैं। हेल्पर या यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं ऐसे फंक्शंस, ऐसे मेथड जो क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, बाहर नहीं ज़्यादा इस्तेमाल होते। यानी विद इन क्लास उनका यूज हो रहा होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। इन्हें हम यूटिलिटी मेथड, यानी इसकी जो इकसाम है हमारे पास, ये पब्लिक हो सकते हैं, नंबर 1 प्राइवेट हो सकते हैं, नंबर 3 प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, और उसके अलावा यूटिलिटी वाले मेथड कौन से होते हैं। ठीक है। और इसी तरह असेसर्स जो हैं वो कौन से हैं, असेसर्स। ठीक है। वो जो गेटर एंड सेटर होते हैं। ठीक है। और यूटिलिटी को बाज़ औक़ात हम हेल्पर भी कहते हैं, हेल्पर मेथड जो है ना ये भी कहलाते हैं। ठीक है जी। ये हो गया जी। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनता है, इनकैप्सुलेशन क्या है, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स होती हैं जी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं, और इसी तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप है इसकी। जब आप एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है। जो न्यू ऑब्जेक्ट के कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये सारे के सारे जो है ना वो सेम यूज़ होते हैं। मेरे पास एक यहाँ पे टॉपिक पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ अगर वो मुझे मिल गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। ये 201 है, नहीं 304 में होगा ये। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और जी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पे पूरी टाइप्स लिखी होंगी इनकी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्या नाम था टॉपिक का। ओके जी, हम ज़रा नेट पे देख लेते हैं जी, गूगल में जाते हैं और इसे लिखते हैं जी कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स। कंस्ट्रक्टर की जो है ना वो हम टाइप्स ढूंढ लेते हैं।
कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। देखते हैं जी कितनी टाइप के होते हैं जी। ये आ गया जी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज्ड है और एक कॉपी है। बिल्कुल सही हो गया जी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर खुद ब खुद जनरेट कर देगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम आर्गूमेंट पास करते हैं, ये यूज़र डिफाइंड होता है। अगर आप खुद से करेंगे तो ये होगा, वरना नहीं होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज़र डिफाइंड भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल नहीं किया तो जब ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करेंगे तो कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए जो है ना वो कॉपी को पूरा कर देगा। लेकिन अगर आपने खुद का लिखा हुआ है तो फिर आप खुद भी कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर हो गए। डिस्ट्रक्टर इसके उल्ट होते हैं, ऐसे फंक्शन जब ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी में से ख़त्म होता है, जब वो ख़त्म हो रहा होता है तो उस वक्त जो फंक्शन कॉल होता है वो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस वक्त कॉल होने वाले फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग हमने पढ़ लिया। ओवरलोडिंग के अंदर आपका ऑपरेटर और फंक्शन सेम नेम का रहता है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर जो है वो चेंज होती है, तो उससे आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ओवरलोडिंग को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, बेस और ड्राइव्ड क्लास के अंदर के ड्राइव क्लास जो है वो बेस क्लास के किसी फंक्शन को ओवरलोड करती है, तो उस सूरत में फिर हम उसे ओवरराइडिंग कहते हैं। ड्राइव्ड क्लासेस हमारे पास इनहेरिटेंस के बाद आती हैं। इनहेरिटेंस जो है ये हमारे पास तीन किस्म की होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड, इसमें सिंगल भी पढ़ ली, मल्टी लेवल भी पढ़ ली और इसी तरह हमने मल्टीपल भी पढ़ ली। और जो थी मेरा ख्याल है सारी किस्म की इनहेरिटेंस हमने अच्छे तरीके से देख ली। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये ओवरलोडिंग का प्रिंसिपल है। ओवरलोडिंग तरीकाकार है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल है जी। ठीक है, ये टॉपिक्स आपने खुद पढ़ लेने हैं जी, और वर्चुअल फंक्शंस जो हैं ये भी आपने खुद पढ़ लेने हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि काफ़ी सारा हेल्प आउट आपको मिला होगा। थैंक यू वेरी मच जी, दुआओं में याद रखिएगा।